हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री का 5वां नंबर चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका तीसरा क्लास करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम आप लोगों को 2 क्लास करवा चुके हैं। पिछली क्लास में बहुत जबरदस्त चीज हम आपको बताए थे, शायद आप लोग याद भी किए होंगे। और जो बच्चे अगर याद नहीं किए हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जो भी बच्चे याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा। और ऐसे अभी हम ना 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? आज बर्नवाल सर बहुत गुस्सा हैं। अच्छा, क्या है गुस्सा है भाई? हैं? बर्नवाल सर आज बहुत गुस्सा हैं। प्रिंस राज लिख रहा है कि सर आज बर्नवाल सर बहुत गुस्सा है। काहे गुस्सा है, जरा बताओ हम लोग को भैया, हमको भी तो पता चले। बर्नवाल सर तो भी बाहर में बैठे हुए हैं, पूछ लें क्या है? मैथ के क्लास में क्या कर रहा था? बच्चा सब लिख रहा है कि आज बर्नवाल सर क्लास में गुस्सा थे। एक दो बच्चा अगर वैसा नालायक है तो उस पर ध्यान ही नहीं दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। चलिए, वो अब सब अपना अपना संस्कार होता है। कोई बच्चा अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है तो वो उसके माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार है कि टीचर्स वगैरह से बोलते हैं। बाकी हम तो रिएक्शन नहीं करते हैं। हम अगर हमारे क्लास में अगर उस प्रकार का कोई कमेंट आए ना, इग्नोर करते हैं। जवाब देने से ज्यादा बढ़िया इग्नोर कर दो। उसको लगेगा कि हम देवो किया, कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना? तो जवाब देने से ज्यादा बढ़िया इग्नोर कर दो, ठीक है? और नाम तो देखे नहीं, अगर नाम देख लेते तो हम उसको टॉपर बैच से ही निकाल देते। चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों से हम एक चीज पूछते हैं, जरा आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब बताना। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताओ बाबू फटाफट से। वास्प इंजन, जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताइए ताकि हम देख सकें कि आप लोगों को याद है कि नहीं है। वास्प इंजन का आविष्कार कौन किया था? एक बार जल्दी से बताइए, फटाफट से बताओ बाबू कि वास्प इंजन का आविष्कार कौन किया था? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आप अब आना शुरू हो गया है। जेम्स वाट, एडवर्ड जेनर ने किया था। जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? ध्यान रखिएगा, जेम्स वाट। वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। चलिए एक प्रश्न और पूछ लेते हैं, बता दीजिए। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये बताइए। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जरा जवाब बताइए। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जरा जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। बताओ बाबू, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जरा जवाब बता दीजिए। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जरा जवाब बताइए। वाह क्या बात है, लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के ने। बहुत बढ़िया जी, एकदम पूरा विस्तार से बता दिया आप तो। लंकाशायर के वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? जॉन के, ठीक है ना? जॉन के, ठीक है। तो ये सब तो हम पिछली क्लास में आपको बताए थे और ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है। ये सब ऑब्जेक्टिव के पर्पज से याद भी रखिएगा। जैसे अभी आप लोग जवाब दे रहे हैं, अगर परीक्षा तक अगर आप लोग ऐसे ही जवाब दे दिए, भाई साहब क्या बात है? एकदम सब कुछ आपके दिमागों में हो जाएगा। आज हम लोगों को पढ़ना है कि भाई इंग्लैंड में तो फैक्ट्री का स्थापना हो रहा था। इंग्लैंड वाले लोग तो भाई बहुत फैक्ट्री लगा रहे थे, लेकिन क्या भारत में फैक्ट्री लग रहा था कि नहीं लग रहा था? आज इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना? भारत में फैक्ट्री लग रहा था कि नहीं लग रहा था, आज इसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो आइए आज समझते हैं कि भारत में फैक्ट्री का स्थापना कैसे हुआ। इंग्लैंड में तो फैक्ट्री बहुत सारा लग रहा था, भारत में कितना फैक्ट्री लग रहा था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो यह कि भारत में जो घरेलू उद्योग था वो तो लगभग समाप्त हो गया था। भारत में जो घरेलू उद्योग था वो तो समाप्त हो गया, चूंकि आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अंग्रेजों ने घरेलू उद्योग पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था। बताए थे ना कि अंग्रेजों ने घरेलू उद्योग पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया। तो जब घरेलू उद्योग पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया तो यहां का सामान महंगा हो गया। सामान महंगा हो गया, धीरे धीरे करके कुटीर उद्योग यानी घरेलू उद्योग बंद हो गया। लेकिन जब घरेलू उद्योग बंद हुआ तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, दूसरे के फैक्ट्री में काम करने लग गए, अंग्रेजों के फैक्ट्री में काम करने लग गए। लेकिन यहां कुछ लोग थे जो कुछ अपनी पूंजी यानी कुछ देसी और कुछ विदेशी पूंजी को मिला करके फैक्ट्री स्थापित करने लगे, ठीक है ना?
बहुत सारे जो गांव की जनता थी जो बेरोजगार हो गई थी वो शहर की ओर जाने लगी भाई कि किसी तरीके से रोजी रोजगार मिलना है। बहुत कम मजदूरी मिलता था उन लोगों को फैक्ट्रियों में काम करने के बदले। तो भारत में भी ना धीरे 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 करके लोगों को लगने लगा कि अगर यहां पर भी फैक्ट्री अगर लगना शुरू हो जाए तो यहीं पर रोजगार मिल जाए। और इस फैक्ट्री लगाने के सबसे पहले प्रयास में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कावस जी नाना भाई दाभार। याद रहेगा, ये वो व्यक्ति हैं, इनका नाम क्या है? कावस जी नाना जी दाभार। याद रहेगा, कावस जी नाना जी दाभार, ये वो व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये नाम आप देख लीजिए, कावस जी नाना जी दाभार, कावस जी नाना जी दाभार। यही वो व्यक्ति हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो 1854 ईस्वी में सबसे पहले सूती कपड़ा के मिल की स्थापना की। कहां में? तो मुंबई में। कहां में? मुंबई में। अब मुंबई है, पहले मुंबई को बंबई कहा जाता था, ठीक है ना। तो यहां से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है, यहां से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कौन और किसने की? भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब और किसने की? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले मिल की स्थापना, सूती कपड़ा वाली मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ। और किसने किया? तो कावस जी नाना जी दाभार ने किया। ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा आपको जरूर लग रहा है, लेकिन व्यक्ति बड़े अच्छे हैं। कम से कम भारत में सबसे पहला मिल का शुरुआत तो कर दिए। भारत में जहां लोग फैक्ट्री लगा ही नहीं रहे थे वहां पर हमारे कावस जी नाना जी दाभार, अब चलो भाई नाना जी कह लेते हैं, क्या दिक्कत है, कावस जी कह लेते हैं, ठीक है ना। तो कावस जी नाना जी दाभार जो हैं, ये हमारे नाना जी जो है ना, दूसरे कोई नहीं, ये जो हमारे नाना जी हैं, ये जाकर के 1854 में सूती कपड़ा वाले मिल की स्थापना कर ही दिए, ठीक है ना। और जब एगो मिल लगा दिए तो जानते हैं ना कि जब एगो काम करता है तो अगर पीछे पीछे देखें इसके बहुत सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो जब कावस जी नाना जी दाभार ने एक मिल लगाया तो अब लोगों ने लगातार मिल लगाना शुरू कर दिया, लगातार लोगों ने मिल लगाना शुरू कर दिया। और 1854 से लेकर के 1880 तक कितना बरस हुआ? 1854 से 1880 तक लगभग जाकर के 26 वर्ष हुआ। तो 1854 से 1880 तक यानी कि लगभग 26 वर्ष में कितने कारखाने भारत में खुल गए? तो 26 वर्ष में 30 कारखाना खुला। तो जो शुरुआत करने भर का देरी था, शुरू हो गया, कावस जी नाना जी शुरू कर दिए, उसके बाद तो लगातार बैक टू बैक कारखाना का स्थापना होते चला गया। आप सोच लो 1854 से 1880 तक 30 कारखाना का निर्माण भारत में हो गया। अच्छा, कारखाना का तो निर्माण हो गया था, लेकिन आयात निर्यात में थोड़ा सा दिक्कत था। भारत का सामान कहीं बाहर ले जाने में दिक्कत थोड़ा सा होता था। लेकिन जब 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण हुआ, सुएज नहर जिसका लंबाई 150 किलोमीटर है, तो जब 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ, 1869 याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म भी इसी वर्ष हुआ है, ठीक है ना। 1869 में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ है, यह भी याद रखिएगा। तो 1869 में जब सुएज नहर का विकास हुआ, जब सुएज नहर चालू हो गया, तो इंग्लैंड से सूती वस्त्र का आयात बढ़ गया। यानी कि 1869 में अंग्रेजों ने सुएज नहर बनवाया, अंग्रेजों ने बनवाया था इसलिए ताकि इंग्लैंड के सामान को बहुत ही आसानी से भारत में पहुंचा सके, ठीक है ना। तो सुएज नहर जब बना तो इंग्लैंड का सामान भारत में बहुत ही आने लगा, बहुत ही तेजी से आने लगा, ठीक है ना। अंग्रेज लोग भी चाहता था ना कि भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचाएं, तो भाई सुएज नहर बनवा दिया कि ताकि इंग्लैंड का कपड़ा आसानी से भारत में आ जाए। इंग्लैंड का कपड़ा जो है वो आसानी से अब क्या होने लगा, भारत में आने लगा। सुएज नहर के बारे में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है ना। सुएज नहर के बारे में ध्यान रखिएगा, यह भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर के बारे में जरूर याद रखिए। याद रहेगा बाबू, बताओ जल्दी से। सुएज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। याद रहेगा बाबू, बताओ जल्दी, ठीक है ना। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। सुएज नहर जिसकी स्थापना 1869 में हुआ, 150 किलोमीटर लंबा ये नहर है। और जब इस नहर का निर्माण हुआ तो इंग्लैंड से सामान कहां आने लगा? भारत आने लगा। लेकिन तब तक भारत में बहुत सारे कारखाने स्थापित हो चुके थे, लगभग 30 कारखाना, ठीक है ना। 1854 से 1880 तक लगभग कितने कारखाने बन गए थे? 30 कारखाना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? 1880 से 1895 तक 39 कारखाना लग गया। 18 मतलब उधर 26 वर्ष में तो उतना कारखाना लगा ही लगा, अब इधर भी कारखाना लगातार लग रहा था। 1880 से 1895 आते आते 39 मील का स्थापना और हो गया, 39 मील और लग गया, समझ में आ रहा है ना। 1880 से 1895 आते आते 39 मील और लग गया, ठीक है।
और आगे देखिए 1895 से 18 ये 1914 मतलब सबसे शुरुआत का जो ये 26 वर्ष था, समझिएगा 26 वर्ष, तो 26 वर्ष में कितना मील लगा था? 30 गो मील लगा था। फिर उसके बाद 1880 से 1895 कितना वर्ष हुआ? 15 वर्ष, तो 15 वर्ष में 39 मील लगा, मतलब 9 गो बढ़ गया। उसके बाद 1895 से 1914 यानी विश्व युद्ध का दौर आ गया। 1895 से 1914 मतलब 19 वर्ष में आते आते मील का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। 1914 आते आते भारत में 144 मील लग गए थे। 144 मील लग गया, सोच लो बाबू। 1914 आते आते भारत में लगभग 150 मान के चलिए, 144 मतलब लगभग 150 ना हुआ जी। तो 1914 आते आते 144 मील भारत में लग गए। और अब भारत अपने ही लिए नहीं, विदेशों के लिए भी धागा का निर्माण करने लगा, ठीक है ना। अब भारत जो है वह सूती धागा का निर्यात चाइना को करने लगा। भारत में इतना सारा फैक्ट्री लग गया ना, भारत कहा कि अब हमारा देश की पूर्ति हो जा रहा है, चीन को जरूरत पड़ा तो चीन भारत से धागा खरीदने लगा। सोचिए, हमारा भारत भी बहुत ही स्पीड में ग्रोथ किया है, हाँ तब, ठीक है ना। तो भारत जो है 1914 आते आते चाइना को धागा निर्यात करने लगा। हम आपको पहले बता दिए हैं कि पहला जो कारखाना लगा था वो सब सूती कपड़ा मिल का ही लगा था, ठीक है ना। समझ में आया बाबू? ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो अब बहुत सारा मिल लगना शुरू हो गया था। पहले तो सूती कपड़ा का मिल लग रहा था, लेकिन 1917 में सबसे पहला जूट मिल खुला। जूट आप लोग को पढ़ाया है ना कृषि में, जूट क्या होता है। तो जूट मिल भी सबसे पहले खुल गया बंगाल में, कलकत्ता में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपसे यह भी सवाल में पूछा जाएगा कि भारत में पहला जूट मिल कब खुला? भारत में सबसे पहला जूट मिल कब खुला? तो भारत में सबसे पहला जूट मिल खुला था 1917 ईस्वी में, याद रहेगा। भारत में सबसे पहला जूट मिल कब खुला? तो भारत में सबसे पहला जूट मिल 1917 ईस्वी में खुला, जिसे एक मारवाड़ी व्यक्ति ने खोला था, जिसका नाम था हुकुमचंद। क्या नाम था? हुकुमचंद नाम था। तो याद रखिएगा, भारत में जूट मिल सबसे पहले 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जूट मिल 1917 ईस्वी में बंगाल में खुला, कोलकाता में खुला, और खोलने वाला एक मारवाड़ी व्यवसाय था, ठीक है ना। नाम क्या था? नाम था हुकुमचंद, ठीक है ना। तो हुकुमचंद ने सबसे पहला ध्यान रखिएगा मिल का स्थापना कर दिया, ठीक है ना बाबू। हालांकि इससे पहले भी बंगाल में जूट के मिल खुले थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। पहला जूट मिल बंगाल में रिसरा नामक स्थान पर खोला गया था, वो 1859 ईस्वी का एक बात है, ठीक है ना। तो रिसरा नामक स्थान पर खोला गया था, लेकिन उसके बाद जो सफल मिल खोला गया वो हुकुमचंद के द्वारा 1917 ईस्वी में खोला गया, ध्यान रखिएगा। 1918 में एक लिमिटेड कंपनी बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना हुई। यानी कि हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि बैक टू बैक भारत में मिल खुलना शुरू हो गया, कारखाने खुलने शुरू हो गए, ठीक है ना। फिर 1919 में बिड़ला जूट कंपनी की स्थापना हुई। फिर 1920 में ग्वालियर में जिया जी राव सूती कारखाना खुला। यानी कि अब एक पर एक लगातार मिल कारखाना सब खुलते जा रहा था, ठीक है ना। घनश्याम दास बिड़ला ने अंग्रेजी कंपनियों से अनेक चालू कारखाने खरीदकर अपने व्यापार को बढ़ाया। यानी कि घनश्याम दास बिड़ला ये व्यक्ति हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सोचिए कि अंग्रेजों से सब मिल खरीद लिए, अंग्रेजों से बहुत सारा मिल खरीद लिए और खरीद करके अपने व्यापार को बढ़ाए। यानी हम आपको प्यारे बच्चों बस ये समझाना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड में जब मिल का दौर चल रहा था, कारखाना का दौर चल रहा था, तो 1880 ईस्वी के बाद भारत में भी लगातार फैक्ट्री लगना शुरू हो गया। 1880 ईस्वी के बाद नहीं भाई, 1854 ईस्वी के बाद ही, क्योंकि सबसे पहला तो सूती कपड़ा मिल 1854 में लगा, तो 1854 के बाद भारत में भी लगातार मिल कारखाना का स्थापना शुरू हो गया था, ठीक है ना। ये तो हो गया बात कि भाई बिड़ला ब्रदर्स अंग्रेजों से मिल खरीद के अपने भारत देश को आगे बढ़ाए। सबसे मुख्य बात यह है 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? बताओ बाबू, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं TISCO, टाटा टिस्को, क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, टाटा टिस्को। तो इसकी स्थापना हुई 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा। आज भी टाटा कंपनी को आप लोग जानते हैं, आज भी टाटा कंपनी को आप लोग जानते हैं। सोनू कुमार पूछ रहे हैं कि सर बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ये आपको पढ़ना भी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, लेकिन हम आपको बता दें कि जो मतलब वैसा कंपनी जिसकी शाखा एक से अधिक देश में फैला हुआ हो, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इसकी शाखा मतलब कोई ऐसा कंपनी है जो भारत में भी काम करता है, चीन में भी काम करता है,
अमेरिका में भी काम करता है, सब जगह काम करता है, उसको क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है ना? जैसे हम मान लेते हैं आईफोन, आईफोन की जो कंपनी है वो भारत के लोग भी आईफोन यूज करते हैं, अमेरिका के लोग भी आईफोन यूज करते हैं, विदेश और भी कई देशों के लोग, पाकिस्तान के लोग यूज करते हैं। तो वो कौन सी कंपनी है? एप्पल जो है ना वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। कोका कोला, कोका कोला हम लोग पीते हैं, विदेशों में भी लोग पीते हैं, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गया। मतलब वो वैसा कंपनी जिसकी शाखा एक से अधिक देशों में फैली हुई हो, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई? बताओ बाबू, कब बताइएगा आप लोग, सब बच्चे मिलकर बताइए। टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बताइएगा 1907 ईस्वी में टाटा कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है ना? किनके द्वारा किया गया? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। आज वो कंपनी झारखंड के जमशेदपुर शहर में है। ठीक है ना? आज वो कंपनी कहां है? झारखंड के जमशेदपुर शहर में। जमशेद जी के नाम पर ही उस शहर का नाम पड़ गया जमशेदपुर। ठीक है ना? पहले बिहार का ही अंग हुआ करता था, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो जमशेदपुर झारखंड में चला गया। तो जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में टाटा कंपनी की स्थापना की और जमशेद जी के नाम पर ही शहर का भी नाम पड़ गया जमशेदपुर। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो जमशेद जी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिनमें भारतीय उद्योग की काफी सूझबूझ थी। यही है जमशेद जी टाटा। ठीक है ना? इनमें भारतीय व्यापार का इतना बढ़िया सूझबूझ था। 1910 ईस्वी में इन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन आता है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 में हुआ था। ठीक है ना? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्थापना कब हुआ? तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का स्थापना 1910 में हुआ। यह बात याद रखिएगा, याद रहेगा। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 में हुआ, यह बात याद रखिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, 1947 आया, हमारा देश आजाद हुआ। लौह उद्योग ने काफी विकास किया, मतलब लोहा उद्योग ने बहुत विकास किया। 1955 में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में इस्पात कारखाना खोलने की सहमति रूस, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई। यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारे स्टील फैक्ट्री खोले गए, जिसमें 1955 में भिलाई में खोला गया, राउरकेला में खोला गया, बंगाल के दुर्गापुर में खोला गया। इन सब जगहों पर लोहा फैक्ट्री का स्थापना हुआ। आज हमारे देश भारत में लगभग 7 गो स्टील प्लांट है। आज हमारे देश भारत में लगभग 7 गो स्टील प्लांट है, जिसमें एक टाटा भी है। ठीक है ना? आप लोगों को लगता है कि सिर्फ स्टील का प्लांट एक गो है, टाटा। भारत में सिर्फ टाटा का ही लोहा आता है, टाटा के अलावा कोई दूसरा कंपनी का लोहा नहीं आता है। टाटा का तो लोहा सबसे बढ़िया होता है, तो सबसे बढ़िया होता है तो सबसे महंगा भी मिलता है। ठीक है ना? जो चीज बढ़िया होगा वो आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, जो चीज सस्ता होगा वो आपको थोड़ा खराब मिलेगा। ठीक है ना? ये मार्केट का नियम है। समझ में आ गया? और ऐसा मत समझिएगा कि ये चीज ना हमारे बैच पर भी अप्लाई होता है। ना ना ना, हमारे बैच पर ये अप्लाई नहीं होता है। हमारे बैच पर अप्लाई होता तो हम बैच का दाम महंगा कर देते कि भाई बैच का दाम महंगा है इसलिए हमारा चीज बढ़िया है। यहाँ पर ये अप्लाई मत करिएगा। बाकी कोई अगर वस्तु खरीदिए बाजार में तो वो वस्तु अगर महंगा मिल रहा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा, अगर सस्ता मिल रहा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ गुण कम होगा। ठीक है? सारे बच्चे समझ गए बाबू? ये सब ना अगर लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। समझ में आ गया? देखो बाबू, अभी भारत में 7 गो स्टील प्लांट है। वो 7 स्टील प्लांट कौन कौन है? ये 7 का नाम हम लिख दिए हैं। भारत में अभी वर्तमान में यही 7 गो स्टील प्लांट है। ठीक है ना? भारत में वर्तमान में यही 7 गो क्या है? स्टील प्लांट है। इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यही भारत में 7 गो भी स्टील प्लांट है, जिसमें पहला इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि हीरापुर में है। दूसरा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में। जगह का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में जगह का नाम पूछता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस शहर में हुई? तो बताइएगा जमशेदपुर में। उसके बाद है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती में है, कर्नाटक में। राउरकेला स्टील प्लांट, ये राउरकेला में है। भिलाई स्टील प्लांट, ये भिलाई में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये दुर्गापुर में है। और बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है। तो बाबू बोकारो स्टील प्लांट, ये तो नाम पर ही इसका जगह का नाम है, तो बोकारो स्टील प्लांट तो बोकारो में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट तो दुर्गापुर में, दुर्गापुर बंगाल में पड़ता है। भिलाई स्टील प्लांट तो ये भिलाई में पड़ता है। राउरकेला स्टील प्लांट तो ये राउरकेला में पड़ता है। तो ये चारों का नाम तो भाई जगह का नाम के साथ ही अटैच है। तो ये 4 गो तो याद नहीं करना है, बाकी याद करना है क्या गो? 1, 2 और 3 गो। 3 गो में एक गो जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये तो सबको याद रहता है कि जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में है। अब बच गया 2 गो, तो आपको 2 गो नहीं याद हो जाएगा। बताओ बाबू, हमारे देश में 7 गो स्टील प्लांट है, जगह में 4 गो तो जगह के नाम पर ही है। राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट। तो ये चारों तो जगह के नाम पर ही है। टाटा के बारे में सब लोगों को पता है कि जमशेदपुर में है। बच गया 2 गो, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी तो याद रखिएगा हीरापुर में, और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में है। तो ये 2 गो बस याद रखना है। बताओ बाबू, याद हो जाएगा?
बताइए। तो हमारे देश में ये 7 गो स्टील प्लांट अभी वर्तमान में कार्यरत है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। याद रहेगा? बताओ 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 भाई, ठीक है ना? यहां तक सारे बच्चों को याद है? हो गया? चलिए, अब उसके बाद प्यारे बच्चों भारत में और भी कई तरह के उद्योग खुलने शुरू हुए, जैसे कोयला उद्योग। अब भारत में कोयला उद्योग की शुरुआत हुआ 1814 ईस्वी में, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए लोहा के साथ साथ कोयला भी बहुत जरूरी है। आपको हम कल बताए थे ना, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड में क्या था, लोहा और कोयला बड़ा प्रचुर मात्रा में मिल रहा था। तो इंग्लैंड में लोहा भी और कोयला भी मिल रहा था, इसलिए इंग्लैंड में जल्दी औद्योगिकीकरण का स्थापना हुआ। उसी प्रकार से भारत में कोयला उद्योग का स्थापना कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का शुरुआत हुआ 1814 ईस्वी में। भारत में कोयला उद्योग का स्थापना कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग 1814 ईस्वी में। रेलवे का विकास, तो रेलवे का विकास 1853 में अंग्रेजों ने ही रेलवे का विकास किया था, भारत से सामान ढोने के लिए, ठीक है ना? रेलवे का विकास हुआ था, ठीक है ना? अंग्रेजों ने ही सबसे पहले रेलवे का विकास किया था। तो 1853 में रेलवे का विकास हुआ, 1814 में कोयला उद्योग का विकास हुआ। 1850 से 60 तक बगीचा उद्योग भी लगना शुरू हो गया। बगीचा उद्योग में नील का खेती, आप लोग को पता है अंग्रेज लोग नील का खेती करवाता था। फिर चाय का खेती, कॉफी का खेती, रबड़ का खेती, पटसन का खेती, ये सब भारत में खेती होने लगा। और जब भारत में जब ये सब का खेती होने लगा तो नील के लिए नील उद्योग बन गया, चाय के लिए चाय उद्योग बन गया, कॉफी के लिए कॉफी उद्योग बन गया, रबड़ के लिए रबड़ उद्योग बन गया और पटसन के लिए जूट उद्योग बन गया। तो ये सब भारत में उद्योग लगने शुरू हो गए। मतलब जो बगीचा उद्योग है, जो कृषि आधारित उद्योग है, वो भी भारत में लगने शुरू हो गए 1850 से 1860 में। अब भारत सरकार को भी लगा कि नहीं भाई, थोड़ा सा उद्योग पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो भारत का उद्योग भी विकास बहुत कर सकता है, ठीक है ना? तो भारत का उद्योग विकास करे, इसलिए 1916 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई, जिसको औद्योगिक आयोग कहा गया, ठीक है ना? भारत सरकार के द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई जिसे औद्योगिक आयोग कहा गया। क्या कहा गया? औद्योगिक आयोग कहा गया। क्या कहा गया? औद्योगिक आयोग कहा गया। 1916 में सरकार के द्वारा औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है ना? 1916 में सरकार के द्वारा औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गई। और यह औद्योगिक आयोग की नियुक्ति बस इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार उन उद्योगों की सहायता करना चाह रहा था जिसके पास पूंजी का अभाव है, जिसको सरकारी सहायता की जरूरत है, ठीक है ना? तो औद्योगिक आयोग क्या करता था कि वैसे सभी उद्योग के बारे में पता लगाता था जिसके पास पूंजी का अभाव है और जिसको सरकारी सहायता की जरूरत है, ताकि भाई सरकार उसको सहायता करे और वो उद्योग जो है वो आगे खूब विकास करे, ठीक है ना? तो औद्योगिक आयोग की स्थापना क्यों हुई? औद्योगिक आयोग की स्थापना का उद्देश्य एकमात्र था वैसे उद्योगों का पता लगाना, व्यापार के उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसको सरकारी सहायता की आवश्यकता हो, ठीक है ना? कोई कंपनी जो कि घाटा में जा रहा था, सरकारी सहायता की आवश्यकता था, उसको पूंजी का आवश्यकता था, तो सरकार उसको पूंजी देकर के सहायता करती थी और तब वह उद्योग आगे बढ़ जाता था, ठीक है ना? तो औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई। परीक्षा में सवाल भी आता है, देखिए 2012 में सवाल आया था कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसका क्या उद्देश्य था। तो औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुआ है? 1916 में। ध्यान रखिएगा, भारत में औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1916 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारतीय उद्योग और व्यापार के उन क्षेत्रों का पता लगाना जिन्हें सरकारी सहायता की जरूरत है, ठीक है ना? वैसे सभी उद्योग का पता लगाना जिसे सरकारी सहायता की जरूरत हो, वैसे सभी उद्योगों के बारे में पता लगाना शुरू किया गया। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया बाबू? चलिए, अब क्या हुआ, सरकार ने औद्योगिक आयोग बनाया, भारत में जो उद्योग वृद्धि कर रहे थे, जो भारत में जो उद्योग ग्रोथ कर रहे थे उसको सहायता करना शुरू किया, ठीक है ना? लेकिन अब यहां के पैसों का देखभाल करने के लिए भाई कहा गया कि एक आयोग बनाया जाए। चूंकि हम कितना पैसा का सहयोग कर रहे हैं, भारत सरकार के पास कितना पैसा है, ये सबका भी तो जानकारी रखना चाहिए ना। इसलिए 1921 ईस्वी में एक आयोग बना, राजस्व आयोग, ठीक है? और इसके पहले प्रधान बनाए गए श्री इब्राहिम रहीमतुल्लाह। याद रखिएगा, ये आगे होगा भी, ठीक है ना? हाँ, 1921 ईस्वी में सरकार ने एक राजस्व आयोग बनाया पैसों का हिसाब किताब करने के लिए, ठीक है ना? भारत सरकार के पास पैसों का दिक्कत ना हो इसके लिए एक आयोग बना जिसका नाम क्या पड़ा? राजस्व आयोग। क्या नाम पड़ा? राजस्व आयोग। ध्यान रखिएगा। तो 1921 ईस्वी में राजस्व आयोग का नियुक्ति हुआ। 1921 ईस्वी में कौन सा आयोग बना? तो 1921 में राजस्व आयोग की नियुक्ति हुआ। तो 1921 में राजस्व आयोग का नियुक्ति हुआ तो इसके प्रधान कौन बनाए गए? श्री इब्राहिम रहीमतुल्लाह। परीक्षा में सवाल आएगा कि पहले राजस्व आयोग के प्रधान कौन थे? भारत में सबसे पहले राजस्व आयोग का नियुक्ति कब हुआ? तो बताइएगा 1921 ईस्वी में।
याद करने वाला। आज जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना, ईयर का नाम है, ईयर है 1930, 1931, 1914, ये सब क्या ईयर है, और ये सबको याद करने का चीज है। तो आप लोग ना आज वाले जितने भी बता रहे हैं सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर 1916 में तो अंग्रेजों का शासन था, तो भारतीय सरकार कहां से आई? भारत का सरकार के बारे में बोल कहां रहे हैं? भारत की सरकार के बारे में बोल कहां रहे हैं? अंग्रेजों का सरकार था। हम बोल रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा। तो भारत में किसका सरकार था? अंग्रेजों का सरकार था। अंग्रेजों के सरकार के द्वारा औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई। देखो होता क्या था ना कि अंग्रेज लोग नहीं चाहता था कि भारत में किसी चीज का विकास हो, लेकिन जब यहाँ के लोग आंदोलन करते थे, गांधी जी जैसे लोग जब बड़े बड़े आंदोलन करते थे, तो अंग्रेजों को झुक करके हमारी मांगों को सुनना पड़ता था, ठीक है ना। अंग्रेजों को भी झुकना पड़ता था और वो हमारी मांगों को पूरा करता था। अपना मन से वो नहीं देता था, अपना मन से वो नहीं देता था। भारत जबरदस्ती आंदोलन करके, भारत के लोग आंदोलन करते थे, तब अंग्रेजी सरकार को देना पड़ता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 1921 ईस्वी में राजस्व आयोग की स्थापना हुई और प्रधान बनाए गए श्री इब्राहिम रहमतुल्ला। फिर उसके बाद 1924 ईस्वी में बहुत सारे उद्योग लगे। 1924 में कौन कौन सा उद्योग लगा? तो ध्यान रखिएगा कि टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब उद्योग की स्थापना शुरू हो गया। बहुत सारे उद्योग लगने शुरू हो गए भाई, ठीक है ना। टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब बहुत सारा उद्योग लगा। उसके बाद 1930 के दशक में सीमेंट उद्योग और सीसा उद्योग की भी स्थापना हुई, यानी कि एक से बढ़कर के एक उद्योग भारत में लगने शुरू हो गए। लेकिन जब 1929-30 आया तो पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी आ गया था। ये आपको पहले से भी पता होगा, 1929 में आर्थिक मंदी आया था, पता है ना। 1929 ईस्वी में भारत में आर्थिक मंदी आया था, ये बात का जानकारी होगा आप लोगों को। 1929 में भारत में क्या आया? आर्थिक मंदी आया, याद रहेगा। 1929 में भारत में आर्थिक मंदी आया बाबू, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? याद रहेगा ना। तो 1929 में भारत में क्या आया? आर्थिक मंदी आया। और जब आर्थिक मंदी आया तो लगभग भारत के उद्योगों का विकास रुक गया, भारत के उद्योगों का विकास प्रभावित हुआ। भारत के उद्योग जो बहुत तेजी से विकास कर रहे थे वो अब थोड़े से प्रभावित हो गए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए 1929 से 33 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया और भारतीय उद्योग का विकास रुक गया। 1939 से 45 जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया तो उस समय मिलों द्वारा उत्पादित सूती कपड़ों की संपूर्ण मांग को अब भारतीय मिल ही पूरा कर रही थी। लो भाई, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 45 में, तो सारी देश तो आपस में लड़ रहे थे, अब भारत एकदम धड़ा धड़ सूती कपड़ा बना करके पूरे देश को बेच रहा था, ठीक है ना। भारत जो है वो सूती कपड़ा बना करके पूरे देश को बेच रहा था, भले उस समय अंग्रेजों का ही शासन क्यों ना हो, ठीक है ना। अंग्रेजी लोग के सहयोग से चल रहा था, लेकिन भारत उस समय सूती कपड़ा का निर्यात बहुत कर रहा था। और लेकिन ये जो मिल मालिक हुआ करते थे वो भारतीय हुआ करते थे, ठीक है ना। तो भारतीय जो मिल मालिक थे इस अवसर का लाभ उठा करके विदेशी मंडियों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। यानी कि भारतीय जो मिल मालिक थे, मतलब जो फैक्ट्री के मालिक भारतीय थे, उनको लगा कि यही तो मौका है कि विदेशों में चलें और विदेशों के बाजारों में, सब लोग अभी युद्ध करने में व्यस्त है, हम विदेशों के बाजारों में चल करके अपने सामान बेचते हैं। और भारतीय जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो विदेश में गए और विदेश में जाकर के अपना सामान बेचना शुरू कर दिए, ठीक है ना। विदेश गए और विदेश जाकर के सामान बेचना भी शुरू कर दिए, क्लियर। अब क्या हुआ कि भाई भारत में बहुत सारे फैक्ट्री लग गए, उत्पादन भी बहुत ज्यादा होने लगा। तो अब हुआ कि भाई भारत में बैंक का स्थापना किया जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद भारत में बहुत सारे बैंक स्थापित किए गए, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब सारे बैंक का स्थापना किया गया। कौन सा बैंक कब स्थापित हुआ ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा 1895 ईस्वी में, 1895 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ। परीक्षा में सवाल आता है कि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1895 में हुआ। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ? 1895 में। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में, इंडियन बैंक का स्थापना 1907 में, सेंट्रल बैंक का स्थापना 1911 में, 1913 में हुआ द बैंक ऑफ मैसूर और ज्वाइंट स्टॉक बैंक की स्थापना। और ये सभी बैंक भारतीय उद्योग को ऋण देने लगे, कर्जा देने लगे और भारत का उद्योग जो है वो विकास करने लगा, ठीक है ना। भारत का उद्योग क्या करने लगा? विकास करने लगा। यानी कि भारत का उद्योग अब बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा था, भारत का उद्योग भी अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि बताइए पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आया था ना, तो याद रखिएगा सेंट्रल बैंक के बारे में कि कब स्थापित हुआ? 1911 ईस्वी में। बच्चे कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में सर सेंट्रल बैंक के बारे में आया था, तो याद रखिएगा मेन परीक्षा में आता है, ये वाला मेन परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ। तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ है 1895 ईस्वी में, ठीक है। देखो बाबू, अब क्या हुआ, चाहे इंग्लैंड हो चाहे भारत हो, जब औद्योगिकीकरण हुआ, जब मशीनरी युग आया, जब फैक्ट्री लगना शुरू हुआ, तो बहुत सारे इसके परिणाम आए। कुछ अच्छे परिणाम आए, कुछ बुरे परिणाम आए।
तो अब कौन कौन सा परिणाम निकल करके आया, ये बात आप लोग अब अच्छे तरीके से जानिए, हालांकि पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहला, जब फैक्ट्री का विकास हुआ तो भाई फैक्ट्री कहीं एक जगह पे लग गया। अब जब उस जगह पे फैक्ट्री लगा तो गांव के लोग आकर के उस जगह पर बसने शुरू हो गए। क्योंकि आप समझिएगा, आप ऐसे समझो बाबू, आप ऐसे समझो, यहां पर मान लिया जाए फैक्ट्री लगा, ठीक है ना, यहां पर मान लिया जाए कि फैक्ट्री लगा, ये क्या है बाबू, फैक्ट्री है, ठीक है ना, ये फैक्ट्री है। तो अब दूर दराज से लोग, गांव से लोग आकर के इसके अगल बगल में बसना शुरू कर दिए, फैक्ट्री के अगल बगल में बसना शुरू कर दिए। अब धीरे 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 जब सब लोग इसी के बगल में बसना शुरू कर दिए तो यहां पर धीरे धीरे ये शहर बड़ा बन गया। मतलब ये जो जगह था ये शहर का रूप ले लिया, नगर का विकास हो गया, ठीक है ना। तो औद्योगिकीकरण के कारण, इंग्लैंड का भी बात यही हुआ, इंग्लैंड में भी ऐसे ही नगर का विकास हुआ है। तो औद्योगिकीकरण के कारण नगरीकरण हुआ, नगरीकरण मतलब शहर का विकास हुआ, यानी कि जब फैक्ट्री का निर्माण होने लगा तो शहर का विकास हुआ। तो औद्योगिकीकरण के कारण क्या हुआ, नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड में बहुत सारे शहर बने, इंग्लैंड में बहुत सारे शहर बने, भारत में बहुत सारे शहर बने, ध्यान रखिएगा। तो औद्योगिकीकरण के कारण ही क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ, नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। इंग्लैंड में दो बड़ा बड़ा शहर बना, लंकाशायर और मैनचेस्टर। कल भी बताए थे कि इंग्लैंड के ये दो बड़े शहर हैं, लंकाशायर और मैनचेस्टर। वही भारत के बारे में बात करें तो भारत में जमशेदपुर, जहां पर टाटा कंपनी का स्थापना हुआ, बड़ा शहर बना। सिंदरी, धनबाद, धनबाद में कोयला फैक्ट्री हुआ। उसके बाद डालमिया नगर, इन सब जगहों पर बड़े बड़े शहर का निर्माण हुआ। यानी कि औद्योगिकीकरण के कारण शहरों का विकास हुआ। पहला तो ये परिणाम हुआ। चलिए दूसरा परिणाम क्या हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। जो छोटे मोटे घरेलू उद्योग थे सब खत्म हो गए। जो घरेलू उद्योग चलाने वाले मालिक थे बेचारे बेरोजगार हो गए, ठीक है ना। तो औद्योगिकीकरण के कारण कुटीर उद्योग यानी घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। भारत जैसे देशों में तो इसका खात्मा ही हो गया। इससे बेरोजगारी और गरीबी में क्या हुआ, काफी ज्यादा वृद्धि हुआ। यानी कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो गए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। लगभग घरेलू उद्योग में काम करने वाले सब लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि घरेलू उद्योग बंद हो गया था। अब जब फैक्ट्री खुला तो समाज का भी विभाजन हुआ, समाज दो वर्गों में बंट गया। कल भी बताए थे कि जिसके पास पूंजी था वो तो फैक्ट्री के मालिक बन गए और जिसके पास पूंजी नहीं था वो फैक्ट्री के मजदूर बन गए। यानी कि हमारा समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। और फिर बीच से एक वर्ग और निकला जिसको बुर्जुआ वर्ग कहेंगे, मध्यम वर्ग कहेंगे, ठीक है ना। तो औद्योगिकीकरण के कारण समाज में आर्थिक विषमता आई, जिससे अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ा। जिनके पास पूंजी था वो तो और अमीर हो गए, जिनके पास गरीबी था बेचारे और गरीब हो गए, ठीक है ना। समाज में पूंजीपति वर्ग और बुर्जुआ वर्ग और मजदूर वर्ग, ये तीन वर्ग बट गए। समाज जो था वो पूंजीपति वर्ग में, बुर्जुआ वर्ग में और मजदूर वर्ग में, अलग अलग वर्गों में क्या हो गया, बट गया। यानी कि हमारा समाज अब कई भागों में बट गया था। उसके बाद जब फैक्ट्री का विकास हुआ तो भाई साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ, ठीक है ना। एक देश दूसरे देश पे कब्जा करना शुरू किया। जैसे इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हुआ तो इंग्लैंड में उत्पादन बढ़ा। जब उत्पादन बढ़ा तो अपने सामान को बेचने के लिए दूसरे देश में इंग्लैंड जाने लगा और सोचने लगा कि क्यों ना दूसरे देश को अपना उपनिवेश बना लिया जाए, गुलाम बना लिया जाए, ताकि वो वहां पर मतलब स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे। और इसलिए इंग्लैंड जो है वो बाकी बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, अपना गुलाम बनाया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, औद्योगिकीकरण के कारण कच्चे माल एवं विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जिनसे विश्व को दो विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। उपनिवेशवाद का ही परिणाम है, औद्योगिकीकरण का ही परिणाम है कि भारत ये पूरे विश्व में दो दो बार विश्व युद्ध हो गया। फैक्ट्री मजदूर का जन्म हुआ। आज तक मजदूर लोग बस खेतों में काम करते थे, लेकिन जब फैक्ट्री का निर्माण हुआ, जब कारखाना का निर्माण हुआ तो फैक्ट्री में सब मजदूर काम करने लगे, जिनको फैक्ट्री मजदूर कहा गया, ठीक है ना। अब समझो ये चीज जरा ध्यान से कि बाबू यहां पर फैक्ट्री लगा और फैक्ट्री के अगल बगल में आकर के सारे मजदूर लोग बसना शुरू हो गए। छोटे छोटे घर बना करके फैक्ट्री के अगल बगल में ही सब लोग बसना शुरू कर दिए, ठीक है ना। और ये जो मजदूर थे वो छोटे छोटे झोपड़ी बना करके रहते थे और उनके इस झोपड़ियों को क्या कहा जाता था पता है, इस झोपड़ियों को स्लम कहा जाता था। स्लम, स्लम मतलब क्या होता है, छोटे छोटे झोपड़ी, ठीक है ना। झोपड़ी टाइप का घर बना करके रहना शुरू कर दिए। इस प्रकार से देखिए कितना कंजस्टेड घर था, इस प्रकार से ना छोटे छोटे घर बना करके रहना शुरू कर दिए। इसको स्लम कहा गया। और ये जो पद्धति है, जिस पद्धति के तहत ये सब घर बनाया गया, इसको स्लम पद्धति। न तो बढ़िया से रहने का जगह था, न तो घर में रोशनी आने का जगह था, मतलब हवा, पानी, रोशनी ये और साफ सफाई, ये सब का व्यवस्था तो बिल्कुल था ही नहीं यहाँ पर। इसी तरीके से मजदूर लोग इन झोपड़ियों में रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। आज भी मुंबई में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा स्लम दिखेगा, जहां पर कि गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं।
ठीक है ना तो बढ़िया से इस मकान में हवा आता है, न तो पानी आता है, न तो रोशनी का व्यवस्था है, न तो साफ सफाई है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। और उसी गंदगी में मतलब मजदूर लोग रहने के लिए विवश होते हैं। ठीक है ना, उसी गंदगी में रहने के लिए विवश होते हैं। तो भाई मेरे याद रखिएगा, इसी को स्लम कहा जाता है। ठीक है ना, तो औद्योगिकीकरण के कारण फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, जिसके आवास के लिए स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। क्योंकि भाई गांव से ना बहुत सारे मजदूर आते थे शहर में, और सब मजदूर को तो बड़ा बड़ा मकान मिलेगा नहीं रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मजदूर हैं। तो मजदूर लोग अपना छोटा छोटा घर बना लिया एक रूम का, जिसको स्लम कहा गया। तो पूछता है कि स्लम पद्धति क्या है, तो लिखेंगे कि औद्योगिक मजदूर मतलब उद्योगों में काम करने वाले मजदूर कारखानों के निकट शहरों में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बना करके रहने लगे। यानी कि शहरों में जो कारखाना था उसके निकट छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बना करके रहने लगे। औद्योगिक मजदूरों द्वारा स्थापित इन वस्तुओं को इन बस्तियों को, यानी कि जो उद्योग में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे, उनके द्वारा स्थापित इन बस्तियों को क्या कहा गया, स्लम कहा जाने लगा। ठीक है ना, स्लम कहा जाने लगा। और यह पद्धति स्लम पद्धति कहलाई। यह परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि स्लम पद्धति क्या है, स्लम पद्धति किसे कहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परीक्षा में आता है कि स्लम पद्धति क्या है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये जो स्लम था ना, इसमें कोई भी व्यवस्था बढ़िया नहीं था। परीक्षा में सवाल भी आता है बाबू कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, ये परीक्षा में प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा, स्लम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकीकरण के कारण हुई। जब औद्योगिकीकरण हुआ तो स्लम पद्धति का शुरुआत हुआ। औद्योगिकीकरण के कारण कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, जिससे इनमें कार्यरत जनसंख्या बेरोजगार हो गई। यानी कि जब औद्योगिकीकरण हुआ, जब फैक्ट्री का निर्माण हुआ, तो छोटे छोटे घरेलू उद्योग सब समाप्त हो गए। ठीक है ना, घरेलू उद्योग क्या हो गए, समाप्त हो गए। और जब घरेलू उद्योग समाप्त हो गए तो सभी लोग बेरोजगार हो गए, और ये बेरोजगार लोग शहरों की ओर जाने लगे और औद्योगिक मजदूर बन गए। और ये औद्योगिक मजदूर इन शहरों में छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां बना करके रहने लगे। औद्योगिक मजदूरों द्वारा स्थापित इन झोपड़ियों को, इन बस्तियों को ही स्लम कहा जाने लगा, और यह पद्धति स्लम पद्धति कहलाई, जिसमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अब एक झोपड़ी है, उसमें कितना सुविधा रहेगा, कोई सुविधा नहीं था। इन मकानों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप ही क्या हुआ, स्लम पद्धति का शुरुआत हुआ। ठीक है ना बाबू, समझ में आया यहां तक। तो स्लम पद्धति क्या है, तो बस याद रखिएगा कि छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों को ही स्लम कहा जाता है। और जिस पद्धति के अनुसार ये घर बनाया गया कि भाई एक ही जगह ढेर सारा घर को घुसिया दो, तो उसको स्लम पद्धति कहा गया। तो स्लम पद्धति ना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्लियर, यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। यहां तक में किसी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट से बता दीजिए। हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत है आप लोगों को। ठीक है ना, और कोई दिक्कत है बताइए। यहां तक में किसी प्रकार का और कोई दिक्कत, यहां तक सारे बच्चे लोग समझ गए। चलिए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इतना पढ़ा दिए। अब अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे मजदूरों की स्थिति, मजदूरों की आजीविका, और अगली क्लास में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाए। ठीक है ना, अगली क्लास में आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा। तो अगली क्लास के लिए अब आप लोग तैयार रहिएगा। दोपहर में आप लोगों का आज हिंदी का क्लास चलेगा। ठीक है ना, तो दोपहर में आप लोग हिंदी के क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। आज आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, शायद बहादुर चैप्टर है। ठीक है ना, आज शायद बहादुर चैप्टर ही हमको पढ़ाना है। देख लेते हैं एक बार, आज शायद बहादुर चैप्टर ही पढ़ाना है, क्योंकि नागरी लिपि तक तो पढ़ा दिए थे। बहादुर चैप्टर हमें लगता है कि हम आपको पढ़ा दिए हैं क्या, बहादुर चैप्टर हमको लगता है कि हम पढ़ा दिए हैं जी। नहीं, नागरी लिपि तक ही हुआ है, नागरी लिपि तक हुआ है। तो आज ना हम दोपहर में बहादुर चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज आप लोग बहादुर चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है ना, 6ठा नंबर चैप्टर आज हम लोग समाप्त करेंगे दोपहर में 1 बजे। ठीक है, तो दोपहर में 1 बजे बाबू आप लोग तैयार रहिएगा। क्लास एप्लीकेशन पे ही चलेगा, तो एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, मिलते हैं आप लोगों से हम अब दोपहर वाली क्लास में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।